नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके में सब्सक्राइब रेड है तो इसका मतलब ये है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय साइंस यानी विज्ञान कराएंगे। विज्ञान को हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो परिषदीय बुक होती हैं, जो सरकारी बुक होती हैं, उनसे आपको पढ़ा रहे हैं। जिससे क्या है कि आपको अगर आगे चल के इसको चैलेंज करना पड़े तो आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको आगे यूपी टेट और शिक्षक भर्ती की परीक्षा देनी है। उसमें भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप डीएलएड के चारों सेमेस्टर में पढ़ेंगे। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, वही सिलेबस होता है। तो इसलिए आप डीएलएड को सही तरीके से कर लें तो आपके यूपी टेट और शिक्षक भर्ती बिना कोचिंग के निकल जाएगी। थोड़ी बहुत गाइडेंस से आपकी दोनों ही परीक्षाएं निकल जाएंगी। देखते हैं दोस्तों, आज हम आपको अनुकूलन जो आपका टॉपिक है वो कराएंगे। आपके सिलेबस में है और इससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। और अनुकूलन एक ऐसा आपके में टॉपिक है जो बीटीसी की किताबें हैं उनमें विधिवत तरीके से समझाया नहीं गया है। तो इसको हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से नोट्स बनाकर लाए हैं, क्योंकि आपकी बुक में शॉर्ट में दिया है जिससे सही से समझ में नहीं आता है। और आपके जब इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अधिकतर छात्र इन क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, फिर कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आया है। देखते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें विज्ञान प्रैक्टिकल रूप से प्रैक्टिकली भाषा है। आप इसमें कुछ बनाकर अपनी तरफ से नहीं लिख सकते, तो इसमें बैक लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आपके कांटेक्ट में जो आपका बैच है 2021, उससे पहले बैच के जो भी स्टूडेंट हों आपके नॉलेज में, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि विज्ञान में ज़्यादातर छात्रों की बैक लगती है। विज्ञान फर्स्ट सेमेस्टर में विज्ञान, मैथ और कंप्यूटर, क्योंकि विज्ञान भी थोड़ी लैंग्वेज अलग है और कंप्यूटर की भी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड लगती है। और मैथ तो किसी को सरल लगता है, किसी को कठिन लगता है, क्योंकि अगर साइंस साइड का स्टूडेंट है तो उसे सरल लगेगा कि उसने पहले पढ़ रखा है। लेकिन साइंस और कंप्यूटर जो है, जो प्रश्न सिलेबस से ही होंगे, लेकिन अगर आपने डीपली नहीं पढ़ा है और उसको सही से नहीं समझा है तो आप प्रश्न को कर नहीं सकते। देखते हैं दोस्तों, अनुकूलन। अनुकूलन किसे कहते हैं, ये आपके में प्रश्न पूछा गया है। हम आपको पहले आधा सिलेबस करा देंगे प्रत्येक सब्जेक्ट का। उसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अभी जुड़ जाइए। उस पर हम जो सब्जेक्ट आधे आधे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम 2015 से और अभी तक जितने पेपर हुए हैं वो सभी आपको उपलब्ध करा देंगे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिससे आप मैच कर सकते हैं कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है
वो सही पढ़ाया जा रहा है या नहीं। देखते हैं दोस्तों, अनुकूलन। आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। यहाँ पर अनुकूलन की डेफिनेशन है, तो इसमें ये बताया गया है कि अनुकूलन किसे कहते हैं। सीधी सीधी भाषा में समझें तो पर्यावरण में जीवित रहने के लिए जो जीव अपने को ढाल लेते हैं उसे ही अनुकूलन कहते हैं। जैसे सर्दियों के मौसम में पक्षी अपने पंखों में हवा भर लेते हैं, तो ये सब क्या है, ये अनुकूलन के अंतर्गत आता है। मछली जल में रहने के लिए अनुकूलित है। जो उसका शरीर है, उसकी आकृति है, उसकी संरचना है, वो जल में रहने के लिए अनुकूलित है। और जानवर जो स्थल पर रहने के लिए अनुकूलित हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। तो यहाँ पर आप अनुकूलन के बारे में समझ गए होंगे। देखते हैं एक बार। आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना। आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। हमने आपको क्या बताया कि जो मछली है उसकी आकृति, आकार, रंग रूप और संरचना और आवास, ये सभी जो लक्षण हैं वो जल में रहने के लिए अनुकूलित है। तो यह क्या है, मछली के लिए अनुकूलन है ये। देखते हैं दोस्तों अनुकूलन की विशेषताएं। अनुकूलन की विशेषताएं, आपके पेपर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं विशेषताओं से। तो यहाँ पर हम आपको जलीय, स्थलीय, वायवीय यानी वायु मैक्सिमम टाइम पक्षी वायु में बिताते हैं। वायवीय में अनुकूलन में कौन आएंगे, सभी पक्षी वर्ग आएंगे। इन सब की हम विशेषताएं बताएंगे। जंतुओं और पौधों में, दोनों में, क्योंकि पौधे भी जल में रहते हैं, उनके भी आकार, संरचना ये सभी जल में रहने के लिए अनुकूलित होती हैं। तो उनकी विशेषताएं, जंतुओं की विशेषताएं, तीनों जगह जल में, स्थल में और वायु में। देखते हैं जलीय अनुकूलन। जलीय अनुकूलन, आपसे पूछा जाए कि जलीय अनुकूलन किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, हम आपको विशेषताओं को ध्यान में रखकर पढ़ाएंगे। जलीय अनुकूलन की विशेषताएं पूछी जाएं या जलीय अनुकूलन पूछा जाए तो जलीय अनुकूलन और जलीय अनुकूलन की विशेषताएं पूछी जाएं तो जल में आपके जंतु भी आएंगे और पौधे भी आएंगे। अगर जलीय अनुकूलन और जलीय अनुकूलन की विशेषताएं ये आपसे पूछा जाए तो आप जंतु के बारे में भी लिख सकते हैं और पौधे के बारे में भी लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जलीय जंतुओं में अनुकूलन या जलीय जंतुओं में अनुकूलन हेतु विशेषताएं, तो आप केवल जंतु के बारे में लिखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए
जलीय पौधों में अनुकूलन या जलीय पौधों में अनुकूलन हेतु विशेषताएं, तो आप जलीय पौधे के बारे में लिखेंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, जलीय अनुकूलन, जलीय जीवधारियों का शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित होता है। जलीय जीवधारियों का जो शरीर होता है वो पानी में रहने के लिए अनुकूलित होता है। अनुकूलन जीवधारियों के शरीर में संरचनात्मक विशेषताओं के कारण होता है। जो अनुकूलन है वो जीवधारियों के शरीर में संरचनात्मक विशेषताओं के कारण होता है। देखते हैं दोस्तों, जलीय जंतुओं में अनुकूलन, या फिर प्रश्न आ सकता है जलीय जंतुओं में अनुकूलन हेतु विशेषताएं। तो आप या तो पॉइंटों में लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। मछली के शरीर पर क्या पाए जाते हैं? जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए, किसमें? मछली में श्वसन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं। क्या होता है? क्लोम या गिल या फिर गिल्स। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित, कैसा होता है? धारा रेखित होता है। और चपटे पंख, पंख कैसे होते हैं? चपटे पंख होते हैं दोनों तरफ। और गर्दन का अभाव होता है, गर्दन नहीं होती है। आंखों पर निमेषक पटल होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है। क्योंकि आपके एग्जाम में मछली से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार अन्य जंतुओं, जो अन्य जलीय जंतु हैं, उनमें भी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके कारण वे जल में निवास कर पाते हैं। आपने देखा कि जो मछली है उसका जो शरीर है, जो मछली का शरीर धारा रेखित, चपटे पंख, श्वसन के लिए क्या होता है? गिल्स होते हैं। इन सब के कारण यह जल में रहने के लिए अनुकूलित होती है। इसी प्रकार मेढक भी जल में रहता है। मेढक के जो पिछले पैर होते हैं, जिसे पश्चपाद कहते हैं, उनमें क्या होता है? जाल सा बना होता है उंगलियों में। मनुष्य की जो उंगली होती हैं वो खुली हुई होती हैं और उनके क्या है? जाल सा बना हुआ होता है जो तैरने में मदद करती हैं। देखते हैं दोस्तों मेढक के बारे में। मेढक के पश्चपाद के पाद जाल, मेढक के पश्चपाद के पाद जाल जल में तैरने में तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करती हैं। इसके अतिरिक्त जल में त्वचा, यानी जल में अगर श्वसन लेगा मेढक तो त्वचा से, और स्थल पर फेफड़ों से श्वसन लेता है। इसलिए मेढक उभयचर जंतु के अंतर्गत आता है। और यह प्रश्न आपके पेपर में 2-3 बार पूछा गया है कि उभयचर जंतु कौन सा है।
देखते हैं दोस्तों आपके जो पेपर में प्रश्न पूछे गए, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं धारा रेखित शरीर, पंख, गलफड़े। आप इनमें से किसी एक को लिख सकते हैं, गलफड़े, गिल्स, गिल या गिल्स। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट में लिखकर भेजें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों और क्या प्रश्न पूछे गए। जंतुओं के जल में रहने हेतु अनुकूलन की विशेषताएं लिखिए। और क्या प्रश्न पूछे गए, मछली में श्वास के लिए कौन सा अंग पाया जाता है। तो कौन सा अंग पाया जाता है, ये ऑप्शन में आपके था गलफड़ा। अगर गिल और गलफड़े एक ही बात है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया था, गलफड़ा दिया था। तो ये श्वसन के लिए आवश्यक अंग है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने आपको जलीय अनुकूलन की विशेषताएं बताई, जिसमें जलीय जंतु के अनुकूलन हेतु विशेषताएं बताई हमने। जलीय जंतुओं में अनुकूलन हेतु विशेषताएं आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं या डायरेक्ट थ्योरेटिकल लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं। इनसे ही आप पॉइंट बना लेंगे कि जल में रहने के लिए क्या क्या विशेषताएं हैं जो जलीय जंतु हैं। जैसे मछली है तो उसका धारा रेखित शरीर होता है और शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। श्वसन लेने के लिए यानी सांस लेने के लिए क्या होते हैं, इसमें गलफड़े या गिल्स होते हैं, गिल होते हैं। और चपटे पंख होते हैं और गर्दन का अभाव होता है। इन्हें पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जलीय पौधों में अनुकूलन या जलीय पौधों में अनुकूलन हेतु विशेषताएं। अब इसको हम आपको पॉइंट से समझाएंगे। पॉइंट से समझते हैं। जलीय पौधों में अनुकूलन हेतु विशेषताएं, पॉइंट से समझते हैं क्या क्या विशेषताएं। इन पौधों का तना जो होता है वो कोमल होता है तथा कमजोर होता है। इनमें पत्तियां पतली, कटी फटी तथा तैरने की अवस्था में होती हैं। किसमें, जलीय पौधों में। जलीय पौधे स्पंजी, जैसे स्पंज होती है उसी प्रकार वह हल्के होते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो इनका तना है और पत्तियां हैं वो स्पंजी व हल्की होती हैं। इन पौधों के सभी भागों पर जलरोधी मोम की परत पाई जाती है। आपने देखा होगा जल में जो पौधे होते हैं कौन कौन से होते हैं, जलकुंभी है, जलकुंभी, सिंगाड़ा, हाइड्रा, कुमुदनी, कमल। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने जलकुंभी जो तालाब में होती है, नदी में होती है, ये आपने जरूर देखी होगी और सिंगाड़ा भी देखा होगा आपने। तो ये सभी किसके हैं, जलीय पौधों के उदाहरण हैं। अगर पूछा जाए जलीय पौधे कौन कौन से तो आप लिख सकते हैं। और जलीय जंतु में मेंढक और मछली, और जलीय पौधों में जलकुंभी, सिंगाड़ा, हाइड्रा, कुमुदनी और कमल। अब देखते हैं आपके पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पौधों के जल में रहने हेतु अनुकूलन की विशेषताएं। जलीय पौधों के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषताएं लिखिए। किसकी, तने की और पत्ती की।
तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार। थैंक यू दोस्तों।